गोंडी संस्कृति में 3 जगह जाना बहुत जरूरी है। गोंडी संस्कृति में अगर 4 धाम भी नहीं गए तो कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे में 4 धाम नहीं, 3 स्थान है श्रेष्ठ। पहला स्थान जन्म स्थल कौन सा है? अमरकंटक, वहां जरूर जाना चाहिए हमको जीवन में, जहां से हमारा वंश मिला चला। दूसरा स्थान कौन सा है? कोयली कछारगढ़, जहां से हमारी पेन व्यवस्था बनी हुई है, व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। और तीसरा स्थान कौन सा है? पचमढ़ी चौरागढ़, जहां से सत्ता चलता था, राज्य चलाता था बाबा साहब। ये 3 स्थान है। इसलिए तो दूसरे लोगों ने कहा कि 3 टिकाड़ा काम बिगाड़े, ये 3 स्थान वाले काम बिगाड़ो बोला। लेकिन 3 चीज काम बिगाड़ो नहीं है, 3 चीज शुभ होते हैं ना हमारे में, बताया था ना मैंने, वो आगे और बताऊंगा। तो कुपार बाबा चलते चलते वही कछारगढ़ के किनारे पहुंचे। तो कछारगढ़ के किनारे कुपार बाबा को एक गांव मिल गया, जो गांव आज भी है, जिसको धन्य गांव कहा जाता है। वो धन्य गांव पहुंचा तो हुआ क्या कि उसी गांव में हीरा सूखा एक पटारी रहता था, और जिनको कहते हैं प्रधान सगा, वो संगीत का ज्ञाता था। कहा? हीरा सूखा नाम का दादा धन्य गांव में रहता था। हीरा सूखा, जिसको कुछ क्षेत्र में पटारी भी बोलते हैं, कुछ क्षेत्र में प्रधान बोलते हैं। जानते हैं ना, जो किंगरी बजाने वाले होते हैं, अपनी समाज के लोग, वो अलग नहीं है क्या? आपकी इधर एक आध दो है क्या? यहाँ हाथ उठाना नहीं है। पटारी एक भी नहीं है क्या? कहाँ गए? ये संगीतक गुरु होते थे जी, माकुल में है, नहीं आते वो सुनने क्या? हिंदू तो नहीं बन गए। ये गौड़ समाज के संगीतक गुरु होते थे। ये किंगरी बजा बजा के कहानी के रूप में यही गाथा सुनाते थे, और इसके बदले में हमारे राजा महाराजा गौड़ लोग उनको जो भी नेक के रूप में राशि देते थे, तो उससे उसका परिवार चलाते थे, ये काम करते थे। वो गुरु थे, खुद गुरु थे। तो हीरा सूखा नाम का जो दादा था, वो संगीतज्ञ था, संगीतक गुरु था। धन्य गांव में आज भी पाटारी ही पाटारी लोग ज्यादा है ना। कोई मरसकोले है, कोई कुछ है, अपने जैसे गुत रहते हैं, अपने ही लोग हैं। सिर्फ उनको एक काम दिया गया था, तो गुरु का काम करते थे, संगीतक गुरु। तो मेरे भाई, उस पाटारी के यहाँ पहुंचा कुपार बाबा और हाथ जोड़ के कहने लगा, दादाजी मैंने सुना हूं कि आप संगीतज्ञ हो, संगीतक गुरु हो। बोले हाँ बेटा। बोले दादाजी मुझे संगीत सीखने का बड़ा शौक है, आप कृपा करके मुझे संगीत सिखा दोगे? हीरा सूखा दादा कहने लगा, बेटा सिखा दूंगा। तो बोले सिखा दो। बोले तुरंत थोड़ी सीखेगा बेटा, संगीत सीखने के लिए यहाँ कुछ दिन रहना पड़ेगा। तो बोले ठीक है दादाजी, मैं 2-4 दिन रह जाऊंगा। बोले बेटा 2-4 दिन में कोई संगीत नहीं सीख सकता। तो बोले कितने दिन लगेंगे? बोले 3-4 साल 5 साल लग सकते हैं, और ज्यादा भी लग सकते हैं। तो बोले ठीक है दादा, मैं रुकने के लिए तैयार हूँ। तो हीरा सूखा दादा सोचने लगा कि अरे रुक जाएगा तो और गड़बड़, और इसको कहाँ संगीत सिखा दूंगा। समझ गया कुपार बाबा। बोले दादा आप चिंता मत करो, मैं संगीत फ्री में नहीं सीखूंगा, आप मुझे सिर्फ सुबह और शाम को 1 घंटा सिखाना, और पूरे दिन भर तुम अपने खेत का काम कराना, इसके बदले में तुम संगीत सिखाना। हीरा सूखा दादा खुश हुआ, कहने लगा रुक जा तो बेटा। उसने सोचा कि 2 घंटा तो सिखाऊंगा और दिन भर अच्छे से काम कराऊंगा खेत का, रोक लिया। अब हीरा सूखा दादा प्रतिदिन शाम सुबह संगीत सिखाने लगा। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे, चौथे दिन, 5वें, 6वें, 7वें दिन, 7 दिन में कुपार बाबा ने पूरी संगीत सीख लिया। 8वें दिन कहने लगा दादाजी और बताओ। हीरा सूखा दादा अचंभित हुआ, हाथ जोड़ के कहने लगा, बेटा कुपार जितने भी संगीत विद्या थी पूरी आपको बता दी, अब मेरे पास कुछ नहीं है। बोले दादाजी आप तो कह रहे थे 3-4-5 साल लग सकते हैं और ज्यादा भी लग सकते हैं, अभी तो 1 ही हफ्ता हुआ हूं ना। बोले और बताओ। बोले बेटा अब कुछ नहीं, पूरी संगीत अब नहीं रोक सकता। बोले तुम जा सकते हो। कुपार बाबा जाने लगा तो हीरा सूखा दादा को बड़ा अचंभा हुआ, मन ही मन में सोचने लगा कि कोई साधारण आदमी नहीं है, ये कोई होनहार बालक है, इसको सारी चीज पहले ही से ज्ञान है, लेकिन इसने एक मेरा माध्यम बनाया। समझ गया ये साधारण आदमी नहीं है।
कहने लगा बेटा गोपाल, अगर कभी मेरी जरूरत पड़ जाए, मेरी आवश्यकता, तो आप मुझे जरूर याद करना, मुझे भूलना नहीं बेटा। क्योंकि वो जानता था हीरासु का दादा कि जिसका चेला अगर अच्छा निकल जाए तो चेला के खातिर गुरु का नाम भी दुनिया में फैल जाता है, फैल जाता है। और जिस गुरु का चेला अगर गड़बड़ हो जाए तो गुरु का नाम भी खराब कर देता है। चाहे गुरु और चेला की बात करो, चाहे बेटा और बाप की बात करो, तो बात दो ही, ठीक है ना। अगर बेटा अच्छा निकल गया तो बाप खुश होता है, ठीक है ना, बाप का नाम होता है। और कहीं गड़बड़ निकल जाए तो बाप का नाम भी खराब होगा। तो बोले ठीक है गुरुदेव, बोले आपको नहीं भूलूंगा क्योंकि आप मेरे गुरु हो। बोले ठीक है, आशीर्वाद दिया। गोपाल बाबा वहां से चल दिया, लीन बिताई, फिर गोपाल आगे चला। चलते चलते बाबा गोपाल कोयली कचार का पर्वत पहुंचा, वहां जाके देखने लगा एकांत जगह, सुनसान जगह कि जहां मैं बैठ करके और योग साधना कर सकूं, तप कर सकूं। गोपाल बाबा एक जगह पहुंचा तो वहां पर एक सेमर का पेड़ लगा हुआ, सेमरी मढ़ा, और सेमर पेड़ के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके गोपाल बाबा बैठ गए कि पूर्व दिशा यजी मोह करके बैठा है सीना तानो, और तप साधन करने लगा, धर बड़ा देव का ध्यानो। गोपाल बाबा क्या करता है, उसी पेड़ के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ गया। कितने वर्ष के लिए? 7 वर्ष के लिए, तप करने के लिए। तप का मतलब होता है प्रकृति का अध्ययन करने के लिए, विचार मंथन करने के लिए, ध्यान करने के लिए। योग साधना करने लगा, प्रकृति के बारे में अध्ययन करने लगा, बैठा बैठा विचार मंथन करने लगा कि प्रकृति का संचालन कैसे होता है, प्रकृति में कितने प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, प्रकृति में कितने रंग हैं, कितने धातु हैं, ये सारी चीज का वो खोज कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, विचार मंथन कर रहा है। और बैठ गए पूर्व दिशा की ओर। क्यों? गोंडी संस्कृति में अगर किसी देवी देवता का सुमरन ध्यान करते हैं तो हमारा जो दिशा है गोंडी मत के अनुसार वो पूर्व दिशा शुभ होता है, ठीक है ना। कौन सा दिशा मानते हैं हम लोग? पूर्व दिशा। और जो ब्राह्मणी धर्म को मानता है उनका शुभ दिशा होता है उत्तर, ठीक है ना। कौन सा दिशा मानते हैं? उत्तर। और जो मुस्लिम धर्म को मानता है उनका दिशा कौन सा है? नमाज किस तरफ पढ़ती है? पश्चिम, ठीक है। तो सबकी दिशाएं अलग अलग है। हम लोग कहीं उसकी दिशा में जाते हैं, कहीं उसकी दिशा में। जब दिशा सही नहीं होगा तो दशा भी सही नहीं हो सकता, ठीक है ना, है कि नहीं? अलग अलग सबका। तो इस प्रकार से दिशाएं अलग अलग हैं। तो हमको अपनी दिशा, गोंड लोगों के गांव में जब बीमारी आती है ना, आती थी पहले, अब तो भूल गए होंगे आप लोग। गांव की जब बस्ती थी तो अधिकतर गोंडों की बस्ती उगत डूबत होती थी ना। अब तो कोई का मुँह कितनी को हो रहा, किसी का किसी को तरफ हो रहा। तो जब गांव में कोई बीमारी या महामारी आती थी तो भूमिकाओं के माध्यम से गांव की बीमारी की निकासी करते थे गोंड लोग, करते थे, आज भी देखे होंगे। तो जब निकासी करते थे गोंड लोग, तो अब बताइए वो बीमारी की निकासी करने के लिए पूर्व दिशा जाते थे कि पश्चिम जाते थे? पूर्व जाते हैं ना। पूर्व तरफ जाते हैं तो गांव की बीमारी बराबर हटती, और पश्चिम दिशा या उत्तर जाना एक हटने वाली नहीं है। तो हम उगत को मानने वाले लोग हैं, लेकिन
सकल कहानी गुरु दिखी रंगी बोली में पानी वीर साहेब
कहने लगे राजा, बहुत पुरानी बात है ये भी। बोले कैसे? कि यदुमालपुरी की है गाथा। बोले महाराज, पावन परम महान और जहाँ के राजा राहुल थे और रानी का सोना नाम। बोले महाराज, यही चंद्रपुर चांदागढ़ के अंतर्गत यदुमालपुरी आती है। मैंने बताया था ना, चांदागढ़ जिसको आज चंद्रपुर कहा जा रहा है, उसी चंद्रपुर चांदागढ़ के अंतर्गत यदुमालपुरी आती है। यवतमाल भी बोलते हैं, ठीक है, यवतमाल यदुमालपुरी। वहीं पर याद राहुल नाम का एक राजा राज कर रहा था। कौन? याद राहुल राजा, जिसकी पत्नी का नाम था सोना, सोना रानी। इस प्रकार से याद राहुल राजा और सोना रानी दोनों चंद्रपुर चांदागढ़ यदुमालपुरी में राज करते थे। राज व्यवस्था बड़ी सुंदर थी। सब लोग पुण्य मार्ग पर चलते थे, मतलब सत्य मार्ग पर चलते थे। वहां भी कोई चोर चंडाल नहीं थे, ऊंच नीच भेदभाव नहीं था कि ये ऊंचा है ये नीचा है, दलित है शूद्र है, ये नहीं चलता था, सब एक बराबर थे। इसलिए कहा गया है क्या? अरे नहीं थी जात पात कोई, मानव सभी बराबर था, नहीं ऊंच नीच कोई। आज के समय में ये नीचा है ऊंचा है बड़ा भेदभाव चल रहा है। वो तो इतना अच्छा हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ, ठीक है, नहीं तो मेरे भाई जिनको आज दलित कहा जा रहा है ना, उनके मुंह में मटका बांधा जाता था थूकने के लिए। पीछे झाड़ू लटकाया जाता था, पीछे से झाड़ू जाती थी। पढ़ने का अधिकार अलग नहीं था क्योंकि दलित सूत्र है। इस प्रकार से मेरे भाई बड़ी समस्या थी। लेकिन गोंडवाना के राज में, राजा वीर साहब याद राहुल राजा के राज में ऊंच नीच भेदभाव नहीं था, इसलिए सब लोग हिलमिल के रहा करते थे। और इसी बीच में हमारे सम्माननीय कमल सिंह मरसोले जी पूर्व सरपंच पांड्रा निवासी है, उनकी ओर से 100 रुपए की राशि प्राप्त होती है। सरपंच जी के लिए जोरदार ताली बजा के सम्मान करें, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारे सम्माननीय मिश्री लाल पारसे जी हैं, पांड्रा निवासी है, उनकी ओर से भी 1 रुपए की राशि प्राप्त होती है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं, सम्मान करें, धन्यवाद। इसके बाद हमारे सम्माननीय शिवम सल्लाम जी है, पांड्रा निवासी है, उनकी ओर से भी 150 रुपए की राशि आती है, उनके लिए भी ताली बजाएं। सभी दानदाताओं की मनोकामनाओं को बाबा शंभू पूर्ण करें, ऐसी कामना करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे भाई सब लोग हिलमिल के रहते थे और याद राहुल राजा के राज में चोर और चंडाल भी नहीं थे। क्यों नहीं थे? उसका कारण था, इसलिए अरे नहीं थे चोर और ज्वारी, घर में ताला नहीं लगता था, सुखी सी नर नारी। चोर क्यों नहीं थे? उस समय जुआ सट्टा खेलने वाले लोग नहीं थे, शराब पीने वाले नहीं थे, इसलिए चोर चंडाल भी नहीं थे। अगर जुआ सट्टा खेलेंगे तो जरूर चोर निकल जाता। और दारू शराब पीते हैं तो कभी ना कभी नशा में चोरी भी कर लेते हैं। तो इसलिए वहां की बड़ी सुंदर व्यवस्था थी, कोई ताला भी नहीं लगाता था, फिर भी कोई किसी की चोरी नहीं करता था। और मैंने बताया था
कि आज भी प्रमाण है, हमारे राजा महाराजाओं के गढ़ी के लिए जाके देखोगे तो दरवाजा भी नहीं है ताला की, तो छोड़ो, वो तो अब जाके भली लगाते हो। सब लोग हिलमिल के रहा करते थे, कभी राजा और प्रजा के बीच में झगड़ा नहीं होता था। बाप बेटा सलाह से काम करते थे, सास बहू सलाह से काम करती थी। लेकिन आज की समस्या ये है हमारे समाज में कि बाप बेटाओं के बीच में सलाह नहीं है। अगर बेटा दारू पी रहा है तो बाप नहीं पीता, और बाप पीता है तो बेटा पीता, कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। कोई बहू कहती है मेरी सास बड़ी खराब है, ससुर तो अच्छे हैं। कोई कहती है कि ससुर जी खराब है, सास अच्छी है। कोई ना कोई खराब, दोनों सही है नहीं कहे, नहीं है ना। कई महिलाएं तो सास के लिए दवाई ढूंढ रही हैं, मेरी सास बस में हो जाती। कई ससुर के लिए ढूंढ रही, कई पति के लिए ढूंढ रही है, मेरे पति देव दारू छोड़ देते। बहुत परेशानी कहीं ना कहीं है। इसी बीच में हमारे सम्माननीय शेर सहयुने जी हैं, भक्त गुरु है, ग्राम पांडरा निवासी है। उनकी ओर से 51 रुपए की राशि प्राप्त होती है। इन्हें भक्त गुरु के लिए जोरदार ताली बजा के सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद। है ना बात सही। और मैं बता रहा था महिलाओं के टोटका बताऊंगा करके, मुझे ही खुद याद आ गया। तो चाहिए ऐसी दवाई, किसी की सांस खराब हो तो एक दवाई दूंगा, 7 दिन में काम सफल होता है। कितने दिन में? 7 दिन में। पैसा नहीं लूंगा, पैसा नहीं देता, पैसा दूंगा तो काम नहीं करती दवा मेरी, ठीक है ना। बताऊं क्या किसी को जरूरत हो तो अभी बता दे रहा हूं, समय थोड़ा सा। कौन महिला है जिसको चाहिए दवाई, हाथ उठा के बताओ। जरूरत होगी तो दूंगा, नहीं तो काय को दूंगा। नहीं है किसी को। ये आपको डर रही है ना, 1 मिनट आप उधर को मत देखो तो वो बता देंगे। आप देख रहे हैं इसलिए डर रही, ठीक है ना। अच्छा, जिसको दवाई चाहिए वो नीचे हाथ रखना, और जिसको नहीं चाहिए वो ऊपर उठाना। अब देखो सबको चाहिए, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं। एक बार हुआ क्या, वही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जिसका विवाह नहीं हुआ वो भी सुन लेना, काम पड़ेगा आगे। कहीं खराब मिल गई तो ठीक है ना, नहीं तो पता चला जिसके विवाह हुए, जिसकी सास वही सुने। सबको सुनना है। तो कैसे, एक जगह की बात है, इसी प्रकार से कार्यक्रम चल रहा था। तो एक बहुरानी बहुत परेशान थी। और लगभग विवाह के 2 साल हुए थे। कितने साल? 2 साल। 2 ही साल के 1 साल तो अच्छी रही, क्योंकि बहू भी, सास भी बहुत अच्छी रहती है। 1 साल तक तो बहू को बिल्कुल कुछ नहीं कहती। लेकिन दूसरे साल के बाद में फिर धीरे धीरे चालू हो जाता है। तो बहू का दिमाग खराब होता था। बहू क्या करती थी, सुबह उठती नहीं थी, सोई है। और सास उठ के घर आंगन की साफ सफाई करती थी और बहू सोई रहती थी। इसलिए सास क्या करती थी, गाली देना चालू करती थी। सुबह से गाली भी देते जाती थी और घर आंगन की साफ सफाई करती रहती थी। अब मैं जब गया कार्यक्रम तो 2-4 दिन के बाद में वो एक दिन मैं जहाँ रहता था वहां आ गई। बोले गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने बोला क्यों? बोले मेरी सास बड़ी खराब है। मैंने बोला कैसे खराब? बोले सुबह सुबह प्रतिदिन बहुत गाली देती है। और मैं कहीं भूमका बेगा पंडाओं के पास गई, भक्तों के पास गई, सबने बोले पैसा लूट लाए, लेकिन मुझे कोई ऐसी दवाई नहीं दी कि मैं बोली सफल ही नहीं हुई, काम ही नहीं हुआ मेरा। तो बोले आपके पास कोई दवाई हो तो आप भी दे दो। बोले मैंने बोला मैं दवाई दूंगा लेकिन पैसा नहीं लेता। तो बोले फ्री? मैंने बोला हाँ फ्री, लेकिन एक चीज लगेगा आप। बोले क्या? एक तावीज खरीद के लाना पड़ेगा और उसका जो नियम है 7 दिन तक उसको साधना पड़ेगा। 7 दिन का नियम। तो बोले 7 दिन तो बहुत सरल। मैंने 1 साल तक बोली करी, बोले मगर कुछ नहीं हुआ। 7 दिन तो 1 हफ्ता की बात कर ही लूंगी। तो मैंने बोला शाम के समय एक बढ़िया तावीज ला के दे देना चांदी की, मैं उसमें दवाई भर के दे दूंगा। तुम सुबह दिन ना निकले और आ जाना, और दिन निकलने के पहले ले जाना। क्योंकि हमारे दिन निकलने के पहले टोटका होता कि नहीं होता है। दिन निकला तो भलाई हमारे मोड़ घूम कर नहाए चाहे ना नहाए, हाथ मुंह धोए चाहे ना धोए, लेकिन बड़ा पावर रहता है। ऐसा नहीं कि नहाएगा तभी होगा,
बिना नहाए दे देते हमारे पुरखा लोग। और सत्य होता वो काम होता है, दिन निकलने के पहले। दिन निकला तो फिर सफल नहीं होते। हमारे टोटका ऐसे ही चलते हैं। तो बहू बहुत खुश भाई, देवास जिला की बात बता रहा हूँ, ठीक है। बहू बहुत खुश भाई। जैसे इधर से प्रवचन हुआ, बहू पहुंची दुकान से बढ़िया ताबीज लेकर, जहां हम रहे थे जिस कमरे में, वहां गए। बोले गुरुजी ये ताबीज लो। मैंने बोला ठीक है, एक काम करना, सुबह दिन निकलने के पहले आ जाना, मैं ताबीज भर के रख दूंगा। बोले ठीक है। दूसरे दिन, रोज तो उठती नहीं थी वो, दिन निकलने तक सोई रहती थी, लेकिन आज ताबीज लेना है। दिन नहीं निकल पाया, उठ के और आ गई। मैं भी उठ के बैठा था। अब मैंने ताबीज लिया और मैंने बोला कि एक हफ्ता का अब तक इसका वो करना है नियम। बोले कैसे गुरुजी? कर लूंगी, बताओ। मैंने बोला इसको ऐसे गले में डाल देना। और तुम्हारी सास गाली कब देती है? बोले सुबह देती है उठ के। बोली जब मैं सोई रहती हूँ। ठीक है। तो जैसे ही तुम्हारी सास गाली देगी तो तुम एक काम करना, ये ताबीज को गले में पहनी रहोगी और ऐसा ताबीज लेके जल्दी दांत में दबा लेना। जब तक तेरी सास गाली देते रहेगी तब तक तुम वो ताबीज को दांत में दबाए रखना, छूटने मत देना, गिरने मत देना। अगर दांत से ताबीज कहीं गिर गई तो समझ जाओ फेल हो जाएगी। बोले ठीक है गुरुजी। तब सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाना थे, सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाना थे, सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाना थे, भैया भरे खजाना थे। हमारे गोंडवाना के लोग, हमारी जो लड़का लड़की है जिनको राजकुमार राजकुमारियां महल और अटैलियों में रहा करती थी, और गोंडी भाषा चलती थी, इसलिए उनको टूरा टुरिया भी कहा जाता था। वो समय इस देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। क्यों कहते थे सोने की चिड़िया? क्योंकि इस देश में चांदी और सोना के सिक्का चलते थे, इसलिए इसको सोने की चिड़िया कहते थे। और आज ये देश सोने की चिड़िया नहीं रहा, क्या बन गया? कागज की पुड़िया। क्यों बन गया? अब कागज के नोट चलने लगे। इसलिए हमारे कुछ गायकों ने कहा है क्या, कि जिस समय महलों में रहती थी, आज गोंडों की टुरिया, आज वो समय इस देश को कहते थे सोने की चिड़िया। कि गाड़ी के ला सब सोने दिख रहे, कि सुनी है ताल तलैया, और कहाँ गए वो राजा रानी, कोई नहीं है राज करैया। इस प्रकार से हमारे लोग कहते थे। उस समय रेडियो टीवी मोबाइल नहीं था मनोरंजन के लिए, तो हमारे गोंड लोग इकट्ठे होके गीत गा गा के नाचते थे। तो हमारे में कई प्रकार के गीत चलते हैं, रीना है, ददरिया है, लोकगीत है, कर्मा है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक कर्मा बता रहा हूँ। और गोंडों में अधिकतर जो नाच होता था वो गोल गोल नाचते थे। अब तो इधर उधर होने लगे। नाच जब चलता था तो गोल चलता था, और अधिकतर कर्मा जो गीत है उसको गोल बना के नाचते थे लड़का लड़की, ठीक है ना। और गाते थे कैसे? जिसको नाचना है तो मतलब नाच सकते, ठीक है ना। ये गोंडवाना किला महल प्यारा रे, ये गोंडवाना किला महल प्यारा रे, हृदय प्यारा रे, कोया गोंड बना दे हमारा रे, किला महल प्यारा रे, हृदय प्यारा रे, कोया गोंड बना दे हमारा रे।
राजा रानी, राजा रानी। कुछ दिनों के बाद में प्राकृतिक फापेन की कृपा से सोना रानी गर्भवती हो गई। जब सोना रानी गर्भवती हुई तो राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए कि कुछ दिनों में हमारे घर में नया मेजबान आने वाला है, मेहमान आने वाला है। अब राजा रानी बड़े आनंद और खुशियों से अपना समय बिता रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतते गया। एक दिन राजा अपने रानी के पास बैठा था और रानी से कह रहा था, बोले रानी, बड़ादेव की कृपा से अपने घर में बोले कुछ दिनों में नया मेहमान मेजबान आने वाला है, इसलिए रानी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बोले क्या? बोले रानी, आपका जो समय है गर्भ अवस्था का समय है। गर्भ अवस्था के समय में गर्भवती महिलाओं को किसी की भी चुगली नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? बोले रानी, जो महिला अगर गर्भ अवस्था में चुगली करती है तो उसका असर जो है गर्भ में जो बच्चा होता है उस पर पड़ता है। जब वो जन्म होता है तो वो भी चुगलखोर निकलता है। इसलिए बोले चुगली मत करना, बार बार गुस्सा मत होना, नहीं तो तुम्हारा बच्चा जो जन्म होगा वो भी गुस्सैला पैदा होगा, फिर वो सुधरेगा नहीं। तुम जैसा कर्म करोगे बोले गर्भ अवस्था में उसी प्रकार बच्चा होता है। तुम अच्छी ज्ञान की बात सुनोगे तो तुम्हारा बच्चा ज्ञानवान होगा। तुम अगर खराब चीज देखोगी, खराब बात करोगी तो बच्चा भी खराब निकलेगा। तो ये मेरे भाई गलत नहीं है, बिल्कुल सही इसका असर पड़ता है। अब ये तो गोनी कहा था कि तो छोड़ो, दूसरे ग्रंथों में दिया है। अब मनु के बारे में सब लोग जानते हो, गर्भ में था और चक्रव्यूह के बारे में सुन लिया था, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता क्या? तो ये एक गाथा ही कथा मत समझना, हर महिलाओं को याद रखना कि गर्भ अवस्था में महिला को हंसी खुशी से प्रसन्नता से रहना चाहिए। ठीक है, अच्छी चीज देखना चाहिए। जैसे टीवी फिल्म भी जो देख रहे थे अच्छी चीज देखो, नहीं तो टीवी देखेंगे तो आज के लड़का तो ऐसा ही वाली पैदा हो रहा है। कैसे रात दिन टीवी देख रहे हैं गर्भवती महिला, तो लड़का भी गन चला रहे हैं। ठीक है, जैसे घर में चित्र देखोगे, जैसे घर में चित्र रहेंगे वैसे पैदा होते हैं। आप अपने घर में हीरो हीरोइन के फोटो लगाओगे तो बच्चे भी उन्हीं की नकल करेंगे। ठीक है ना? और आप बच्चे राजा महाराजा को फोटो लगाओगे तो बच्चे भी राजा महाराजाओं जैसे आदत बनाएंगे। इसका असर पड़ता है। तो रानी कहने लगी, ठीक है बोले स्वामी, मैं आपकी बातों पर विशेष ध्यान दूंगी। तो हर महिलाओं को भी इस बात पर ध्यान देना, इसका असर पड़ता है। अब धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में रानी का जो मन है खाने पीने के लिए बदलने लगा, इच्छाएं परिवर्तित होने लगी। रानी की इच्छा होती थी कि अब मुझे अच्छी अच्छी चीज खाने को मिलती, क्योंकि गर्भ अवस्था में सब महिलाओं की इच्छा होती है अच्छी अच्छी चीज खाने की। रानी राजा के पास बैठी एक दिन और कहने लगी, महाराज मेरी ऐसी इच्छा होती है कि अच्छे भूजे हुए चने मिल जाते। बोले रानी तुम चिंता मत करो, तुमको जो चीज खाना है ना मुझे बता दिया करो। बोले महाराज अभी मुझे चने खाने की इच्छा हो रही, भुजे हुए। राजा तुरंत भुजे हुए चने खिलाता था रानी को। रानी कहती थी महाराज आज मुझे बोले पपीता खाना है, पपीता खिलाती थी। नारियल मांगती थी, नारियल खिलाता था। जो जो चीज मांगती थी रानी, वही वही राजा उसकी व्यवस्था करता था। और कहता था राजा, रानी आप खाने में चिंता मत करना, संकोच मत करना, जो चीज खाना है तो आप मुझे बता देना, मैं आपकी पूरी सेवा करूंगा। आज का पति कहता है क्या महिला को गर्भवती में कि तुमको जो चीज की जरूरत है तो मैं तुम्हारी पूरी सेवा करूंगा करके कहता है। किसका पति अच्छा जरा उठाना हाथ। पति भी अच्छे नहीं है, तभी उपवास रह रही तीजा कि ये पति अच्छा नहीं है, दूसरा चाहिए। उसी के लिए तो रहती थी ना महिला उपास में, ये अच्छा पति मिलेगा। लेकिन जब पति मिल गया तो फिर काहे का उपास, और दूसरा चाहिए। तो मेरे भाई जो महिला है उसके लिए बताया कि बोले रानी कंजूसी मत करना, क्योंकि जो महिला अगर गर्भ अवस्था में खान पान में कंजूसी करती है वो महिला देखना बोले वो माटी खाती है। गर्भ अवस्था देखा होगा पहले कई महिलाएं गर्भावस्था में मिट्टी खाती थी,
वो क्यों खाती है? क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तो बच्चे का जब हड्डी का विकास होता है तो उसको लोहा की जरूरत पड़ती है, लोहा तत्व की, क्योंकि उससे हड्डी का निर्माण होता है। अगर लोहा की कमी होगी तो हड्डी का निर्माण नहीं होगा, बच्चा कमजोर होता है। इसलिए आज आंगनबाड़ियों में देखना, अधिकतर सरकार कहती है कि बच्चों का जो भोजन बनता है वो लोहे के बर्तन में बनना चाहिए, क्योंकि लोहे के बर्तन में बनता है तो लोहा की पूर्ति होती है। करते ही नहीं। तो बोले रानी खाने में कंजूसी मत करना, नहीं तो मट्टी खाओगी और तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो वो भी मट्टी खाएगा। आज भी बहुत सी जगह देखा, बहुत सी महिलाएं माटी खाता था। ये कब होता है? जब खान पान की कमियां होती है। तो खाने में कमी मत करना, क्योंकि तुम अच्छा खाना खाओगी तो तुम्हारा जो बच्चा है वो हष्ट पुष्ट होगा, ज्ञानवान होगा। और खाने में कमी अगर कर दोगी तो तुम्हारा बच्चा अपंग हो सकता है, हाथ पांव से भी हो सकता है, दिमाग से भी हो सकता है। तो बोले ठीक है महाराज, मैं बिल्कुल कमी नहीं करूंगी, जो भी चीज मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं पूरी आपसे बोलूंगी। तो रानी जो जो चीज कहती थी राजा से, राजा तुरंत रानी की व्यवस्था करता था। रानी बहुत खुश थी, मन ही मन में कहती थी कि पति हो तो मेरे पति जैसा हो सके। धीरे धीरे समय बीतते गया। एक दिन रानी राजा के पास पहुंची और कहने लगी, महाराज मैं तो नारियल खा खा के, पपीता खा के, चना खा के परेशान हो गई। अब मेरी इच्छा हो रही कि अच्छी कोई चटपटी भाजी मिल जाती। कई कई महिलाएं कहती है ना चटपटी भाजी मिल जाती, और कई कई महिला मटन वाली होती, खुद कहती है अच्छा मुर्गा को मटन मिल जाता, गर्भवती महिलाओं को। ठीक, तो मेरे भाई वो कहने लगा, राजा बोले रानी तुम बताओ, बोले तुमको किसकी भाजी चाहिए, काहे की भाजी चाहिए? बोले चना की चाहिए, पालक की चाहिए, क्या चाहिए? बोले नहीं नहीं वो चना पालक नहीं, बोले वो जंगल में जो रहता है बोले उसकी भाजी। बोले क्या? रानी कहने लगी जिसको केवलारी या कोडवाली बोलते हैं उसकी भाजी चाहिए मुझे। बोलते सब जानते हैं ना कोडवाली, केवलार। और वो केवलार की जो भाजी है गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छी होती है, बता रहा हूं। केवलार की भाजी और एक जो तोया फल, उमर के फल की सब्जी पहले खाते थे और लोग, भली अपना खा, बहुत अच्छी होती है उसकी सब्जी। और तीसरी जिस जो लंबा लंबा फल था मुनगा बोलते हैं, ये गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होता है। ये सारी चीज हमारे घोमका पहले ही जानते थे, इसलिए महिलाओं के खिलाते। तो रानी ने जब बोली कवलार की भाजी तो राजा कहने लगा कोई बात नहीं रानी, मैं प्रतिदिन नौकरों को जंगल भेज दूंगा, नौकर तोड़ के लाएंगे तुम खाना। बोले ठीक है। तो राजा प्रतिदिन अपने नौकरों को जंगल भेजता था भाजी लेने के लिए। नौकर जंगल जाते थे, केवलार की भाजी तोड़ के लाते थे। रानी बड़े शौक से उस भाजी को खाती थी और अपना समय बिता रही थी। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में जो भाजी की कोमल कलियां है वो धीरे धीरे कड़ी हो गई, मतलब भाजी खाने लायक नहीं रही। इसलिए एक दिन नौकरों ने भाजी नहीं लाया और आके बता दिया कि रानी जी जंगल में भाजी खत्म हो गई, अब भाजी नहीं है। खत्म नहीं हुई थी लेकिन कड़ी हो गई थी, खाने लायक नहीं थी। जब तक नरम थी तब तक नौकरों ने लाया। तो रानी ने क्या किया, भाजी नहीं मिली तो जिस दिन भाजी नहीं मिली तो रानी ने भाजी के कारण खाना भी नहीं खाया। कैसे? अरे एक दिन सोना रानी को, अरे एक दिन सोना रानी को भाजी नहीं मिल पाई है। रानी को भोजन नहीं मिला तो रानी ने भाजी नहीं मिली तो रानी ने भाजी के कारण भोजन, भूखे के कारण नींद नहीं आई, बड़े मुश्किल से समय बिताई। रात भर रानी सोचती रही कि कब सुबह होए और मैं खुद जंगल जाऊं और खुद जंगल से भाजी तोड़ के लाऊं। बड़े मुश्किल से मेरे भाई धीरे धीरे सुबह हुआ। अब रानी सोचने लगी सुबह की क्या करूं। बोले अकेली नहीं जाती, अपनी सखी सहेलियों को लेके जाऊंगी जंगल, उनके साथ।
तो रानी ने तुरंत क्या किया, अपनी गांव की सखी सहेलियों को बुलाई और उनसे कहने लगी, बहन कल बोले हमारे यहाँ नौकरों ने भाजी नहीं लाया, इसलिए मैंने रात को खाना नहीं खाई, भूखे पेट सो गई, लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आई, पेट में चूहा कूद रहे थे, इसलिए बहन भाजी के बिना मेरा जी नहीं मान रहा है। कैसे बता रही है? बोले बहन सुनो, भाजी बिना जिया नहीं माने, भाजी बिना जिया नहीं माने, जिया नहीं माने बहन, जिया नहीं माने, जिया नहीं माने सभी, जिया नहीं माने, सब चलोरी तुम्हें भाजी के नामे, सब चलोरी तुम्हें भाजी के नामे, कहने लगी, बहन भाजी के बिना मेरा जिया नहीं मान रहा है, इसलिए बहन तुम तैयार हो जाओ और मेरे साथ जंगल चलो, हम जंगल से भाजी तोड़ के लाएंगी, तब मैं खाना खाऊंगी। सखी सहेली कहने लगी, रानी बात तो सही है, लेकिन तुम मत जाओ बोले जंगल, हम लेके आ जाएंगे। बोले क्यों? बोले रानी तुम्हारा जो गर्भ का समय है लगभग पूरा होने वाला है, इसलिए तुम घर में ही रहना, हम लेके आ जाएंगे, क्योंकि बोले जंगल में हो सकता है धोखा ना हो जाए। मेरे भाई रानी का जो गर्भ का समय था लगभग पूरा ही होने वाला था, इसलिए सखी सहेली मना कर रही थी कि रानी तुम मत जाओ, हम लेके आ जाएंगे। रानी कहने लगी, नहीं मैं भी चलूंगी, नहीं तो तुम भी नौकरों जैसे खाली हाथ आ गई तो, इसलिए बोले मैं साथ में चलूंगी। बार बार सखी सहेलियों ने मना किया, लेकिन रानी ने बिल्कुल भी एक नहीं मानी और जबरदस्ती हट करके कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए जंगल में, लेकिन मैं चलूंगी। सखी सहेली कहने लगी, ठीक है रानी आप नहीं मानती हो तो चलो कोई बात नहीं। अब सखी सहेली तैयार हो गई रानी के साथ जाने के लिए और तुरंत घर से प्रस्थान हुई और जंगल पहुंची। कैसे? यही विधि जंगल को सब आई, यही विधि जंगल को सब आई, हरी हरी भाजी देख हर साई, हरी हरी भाजी देख हर साई, यही विधि जंगल को सब आई, हरी हरी भाजी देख हर साई। जंगल पहुंची, जंगल में जाके देखती है तो ढेर सारे क्योलार के पेड़ लगे हुए थे, हरी हरी भाजी लगी थी। रानी देख करके बड़ी खुश भई, कहने लगी, बहन देखो कल नौकर कह रहे थे कि जंगल में भाजी खत्म हो गई और देखो बोले ढेर सारी भाजी लगी है। बोले बहन देर मत करो, बोले अब जल्दी जल्दी तोड़ो। सब सखी सहेली मेरे भाई इधर उधर बिखर गई और भाजी तोड़ने लगी। रानी भी एक क्योलार के पेड़ के किनारे खड़ी हो गई और सखी सहेली भाजी तोड़ रही है। इसी बीच में मेरे भाई हमारे सम्मानित रुमाल फत्तू सलाम जी भगत जी है, पांड्रा निवासी है, उनकी ओर से 50 रुपए की राशि प्राप्त होती है। इसके बाद हमारे सम्मानित रुमाल लक्ष्मी बारसे जी है, पांड्रा निवासी है, उनकी ओर से 52 रुपए की राशि प्राप्त होती है। और सम्मानी भावेश गज्जाम जी पांड्रा निवासी है, उनकी ओर से 100 रुपया। इसके बाद हमारे सम्मानी हरि प्रसाद देवने जी हैं, खापा वाले हैं, उनकी ओर से 101 रुपया। और सम्मानी साबूलाल जी यूने हैं, ये भी खापा वाले हैं, उनकी ओर से 101 रुपया। इसके बाद हमारे सम्मानी भूरे से भलावी जी हैं, हर्रा ढाना से, उनकी ओर से 51 रुपया। अतः सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजा के सम्मान करें और बाबा शंभू सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, ऐसी उनकी कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हुआ क्या, सखी सहेली भाजी तोड़ रही है, रानी एक केवलार पेड़ के किनारे खड़ी है।
अब देखते देखते सोचने लगी कि मैं भी तोड़वा लूं जिससे जल्दी हो जाएगा। पेड़ के नीचे तो खड़ी थी। रानी सोना क्या करती है, खड़ी खड़ी उसी पेड़ की डाली को एक हाथ से पकड़ती है और उससे नीचे की तरफ झुकाती है और दूसरे हाथ से भाजी तोड़ने लगी। जैसे डाली को रानी ने पकड़ी थी और नीचे झुका रही थी, अचानक वो डाली टूट गई। जैसे ही डाली टूटी तो रानी के दोनों पैर फिसल गए। रानी पेट के बाहर जमीन पर गिर गई। कैसे? अरे टूटी अचानक तभी डरैया 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 बोलैया। अरे टूटी अचानक तभी डरैया 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 बोलैया। क्या हुआ? सोना रानी गिर गई भुइया, सोना रानी गिर गई भुइया, सोना रानी गिर गई भुइया, सोना रानी गिर गई भुइया। जैसे ही रानी के पैर फिसले, रानी पेट के बाहर जमीन पर गिरी। पेट को बड़े जोर से झटका लगा। रानी को बड़ा दर्द हुआ। रानी को दर्द हुआ। रानी बेहोश होकर के उसी जमीन पे गिर गई और सखी सहेली इधर भाजी तोड़ रही है। जैसे ही रानी जमीन पर गिरी, डाली टूटी तो सखी सहेलियों को डाली टूटने की आवाज सुनाई दी। तो सखी सहेली लौट के देखी तो क्या देखी कि पेड़ की डाली टूटी पड़ी है और उसी के बाजी में रानी सोना पड़ी। सब सखी सहेलियों ने भाजी तोड़ना बंद करके दौड़ दौड़ के रानी के किनारे आ गई और रानी के पास खड़ी होकर रानी से बोलने लगी, महारानी जी क्या हुआ? अब रानी तो बेहोश हो चुकी थी। रानी ने कुछ भी नहीं बोला। सखी सहेली घबरा गई, आंखों में आंसू आने लगे। हे बड़ा देव, हे फलाफेन शक्ति बोले, इसलिए तो हम रानी को मना कर रही थी कि रानी मत जाओ, लेकिन रानी ने भी बिल्कुल नहीं मानी और जबरदस्ती आ गई। बोले अब देखो ये हाल हो रहा है, क्या करें? अब यहाँ कोई कपड़ा है ना कोई बिस्तर है, अब क्या करें? सखी सहेलियों ने जो भाजी तोड़ा था उसी भाजी को अपनी झोली से निकालती है और झोली से भाजी निकालकर जमीन पर बिछा देती है। बिस्तर बना दी, सेज बना दिया और रानी को उठा करके उसी भाजी की कोमल कलियों के बिस्तर में सुला दिया। और चारों तरफ सब सखी सहेली बैठ गई और प्राकृतिक शक्ति पंचतत्व फड़ापेन से प्रार्थना कर रही है। हे पंचतत्व शक्ति फड़ापेन, हमारी रानी को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारी रानी की रक्षा करो। लेकिन मेरे भाई, प्रकृति कभी किसी के बस में हुआ है? प्रकृति किसी के बस में नहीं होता। प्रकृति फड़ापेन कौन है? धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इनसे बड़ा कोई नहीं है। इनकी प्रार्थना करने लगी और आसपास बैठ गई, रानी की सेवा कर रही है। और हुआ क्या? उसी समय तुरंत प्रकृति में परिवर्तन होने लगा कि जोर जोर से हवा चली और होने लगी है अंधियारी और काले काले बादल छाए, आज मेघ गरज रहे भारी। मेरे भाई, अचानक मौसम बदलने लगा। जोर जोर से हवा, धुंध चलने लगा। आकाश मंडल पर काले काले बादल छा गए। मेघ गर्जना करने लगा, अंधेरी सा छा गया। पूरा जो वातावरण है डरावना सा हुआ। डर लगने लगा, ऐसा लगने लगा कि थोड़ी देर में वर्षा होगी। अब मेरे भाई, ये मौसम को देख करके सखी सहेली घबरा गई। कहने लगी, हे बड़ा देव, अब क्या होने वाला है? और हुआ क्या कि बिजली कड़की जोर से और छाई है घोर आवाज और उसी समय माँ सोना ने आज जन्मी कन्या नवजातो। भाई, बड़ी जोर से बिजली उसी समय कड़कती है और चमकती है, जिस कारण से घना घोर आवाज हुई। उस घना घोर आवाज से सोना रानी के कान सुन्न पड़ गए। बिजली के चमकने से सोना रानी के आंख चकचौंधिया गए।
मेरे भाई बिजली चमकने के साथ ही साथ, गर्जना की आवाज के साथ ही साथ सोना रानी घबराई। उसी बिजली कड़कने के साथ ही साथ सोना रानी ने अपनी कूख से एक सुंदर सी कन्या को, जब बच्चे का जन्म होता है मेरे भाई, चाहे वो कोई भी समाज हो, सभी के बच्चे का जब जन्म होता है, चाहे टूरा हो चाहे टूरी, मुट्ठी बांध के जन्म लेते हैं कि खोल के लेते हैं। बात इसलिए बता रहा हूं, कुछ लोग पूछते हैं कि गोंड लोगों ने मुट्ठी बांधना कब से सीखे, तो आप लोग बोलना कि जब हम जन्म ले रहे थे उसी समय हम मुट्ठी बांध के पैदा हुए थे, और जब ये दुनिया छोड़ के जाएंगे तब हम हाथ फैला के जाएंगे। इसलिए लोग कहते थे मुट्ठी बांध के आया था और हाथ फैला के जाएगा। तो मुट्ठी बांध के क्या बोलता है? सभी का बच्चा बोलता फड़ा फेंकता बोलता है कि नहीं बोलता? वो गोंडी बोलता है, वो प्रकृति का सुमरन करता है कि अब मैं ये प्रकृति पावन धरा में आ गया, इसलिए वो फड़ा पेन का नाम लेता है। या फिर फड़ा पेन के साथ और क्या बोलता है? जोहार 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 जोहार, ये भी बोलता है। लड़की अधिकतर जोहार बोलती है, मतलब ये पावन धारा प्रकृति में जब आ जाते हैं जिसको जोहार जोहार धरती दाई करके बोलते हैं। होता ही नहीं होता। इसलिए जब भी जयकारा लगाओ तो मुट्ठी बांध के लगाओ। फड़ा पेन का जयकारा मुट्ठी बांध के लगाया जाता है। जब ऐसा करके लगाते हैं तो मैं सही समझता हूँ, और कुछ लोग ऐसा करके जयकारा लगाते हैं ना, मैं समझ जाता हूँ कि ये लोग अब जाने वाले हैं, टाटा बाय बाय गुरु जी बोल रहे हैं। जाने वाले बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते। तो समझ जाओ जो ऐसा करके लगा रहे हैं वो रुकने वाले, और जो ऐसा करने लगे तो समझ जाओ वो अब जाने वाले, टाटा बाय बाय होने लगा। ठीक है ना? तो ऐसा करके मत लगाना। तो उसी समय से हम फड़ा पेन का जयकारा लगाते हैं मुट्ठी बांध के। तो ये लड़की का जब जन्म हुआ और जब जोर जोर से चिल्लाई तो जो अंधेरी छाया हुआ था, बदल छाए हुए थे, वो धीरे धीरे हट गए। मौसम साफ हो गया। जब मौसम साफ हो गया तो सखी सहेली कहने लगी, अब बोले मौसम साफ हो गया, अब देर नहीं करना चाहिए। अब इस छोटी सी कन्या को लेके अब रानी सहित मतलब घर जाना चाहिए। तो अब रानी सखी सहेली सहित घर जाती है। कैसे? तब सब दासी रानी संगे धाई, कन्या दूल्हे महलों में आई। सुंदर सी कन्या और रानी को लेके सखी सहेली कहाँ पहुंची? महलों पर। वहां जाकर के याद राहुल राजा से सारा समाचार सुनाई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, कहने लगा पहले पहली संतान हुई है और वो भी लड़की। इसका मतलब बोले मेरे घर में शक्ति का जन्म हुआ, शक्ति का अवतार हुआ। बड़ा प्रसन्न हुआ, खुशियां मनाया। और खुशियां मनाते के साथ ही साथ राजा ने पूरा जो जन्म संस्कार किया। तो मैंने जन्म संस्कार के बारे में कल बता दिया, ठीक है? चाहे लड़का का हो चाहे लड़की का, एक जैसा होता है। कल बता दिया ना जन्म के और जन्म और छठी के बारे में। तो इसी प्रकार से लड़की का भी हुआ। तो इसको काय को दोहराऊं, समय खराब करना, ठीक है? अब जो कल आए होंगे तो सुबह हो गए, अब बीच में बार बार उसी को बताऊं तो फिर टाइम होगा। तो पहले जो काम होता है वो संक्षेप बता रहा हूँ, शहद और पानी मिला के चटाया गया। इसके बाद में छठी का काम लगभग 6 दिन में होता है, 5वां या 6वां में जब नरा गिरता है तब होता है। ये भी हुआ, ये सब मैंने कल पता चला। और 12 दिन में गोंड समाज में नामकरण होता है। तो नामकरण के बारे में बता दूंगा आपको, क्योंकि ये लड़की है तो इसका नाम दूसरा होगा। तो हमारे समाज में प्रकृति के अनुसार नाम रखते थे। तो सब महिलाएं विचार करने लगी, विवेक करने लगी, बोले क्या रखे ये लड़की का नाम? तो वो कहने लगी, बोले ये लड़की का नाम रखो, बोले जंगल में पैदा भई है, बोले तो इसका नाम रख दो, बोले जंगलों भाई। कुछ महिलाएं कहने लगी ये नाम अच्छा नहीं है, बोले
बोले क्या रखे? बोले इसकी माँ भाजी तोड़ने आई थी इसलिए इसका नाम रख दो। बोले भाजीवारी। अरे बोले ये भी अच्छा नहीं, ये विचार चल रहा है, लेकिन उसको हमारे लोगों ने कुछ ने पक्का ही बना लिया। आज किसी के घर में लड़की का जन्म होता तो कुछ महिलाएं आज भी बोलती भाजीवारी आई है, लेकिन ये पक्का नाम नहीं है। तो बोले क्या नाम रखे? सब विचार करने लगी। कुछ महिलाएं कहने लगी जंगल में तो हुआ है और भाजी तोड़ने गई है तब हुआ है, लेकिन हुआ किसके ऊपर? वो विचार करने लगी। बोले भाजी की कोमल कलियों के ऊपर हुआ इसका जन्म। तो बोले इसका क्या रखे? तो बोले जब कलियों के ऊपर जन्म हुआ है तो इसका नाम रखो। बोले कलिया कुमारी। क्या नाम रखो? कुमारी कलिया बाई। सब महिलाएं कहने लगी ठीक है। तो बोले ये नाम भी अच्छा है। तो सबसे पहले माँ जो होती है वो सबसे पहले अपने बच्चे का नाम लेके पुकारती है। क्या लेके? नाम लेके। उसके बाद में सब महिलाएं क्या करती हैं? सुन करके सब ताली और थाली बजाती थी। पहले क्या बजाती थी? ताली और थाली बजा के फिर वो लड़की का नाम लेती थी। कब लेती थी? बच्चे का नाम कड़ा होता था तब बजाती थी ताली थाली। या किसी के घर में अगर कहीं बच्चा पैदा हो रहा, अगर हमारी सियानी सियानी दाइयों को पता चल गया ना तो वो दौड़ दौड़ के वो घर में जाती थी, और जैसे ही जाती थी वहां तो उस थाली उठा लेती थी पीतल की, और लकड़ी में बजा बजा के सियानी दाई नाचने लगती थी। बच्चा पैदा होता तब खुशियों में कोई महिला ताली बजाती थी। तो गौड़ लोग ताली और थाली कब बजाते थे? बेटा बेटी के जन्म में, टूरा टूरी के जन्म में। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने देखा था गौड़ लोग कब बजा रहे ताली थाली? कोरोना भगाने में। मैंने सोचा कि यार कितना उल्टा हुआ है। पहले गौड़ लोग बच्चे की जन्म में खुशियों में ताली थाली बजाते, अब के गौड़ लोग कोरोना की बीमारी भगा रहे हैं ताली बजा के, थाली बजा के। ठीक है, इतना अंतर हुआ। तो मेरे भाई उसका नाम रखा गया कुमारी कलिया। तो कलिया बाई के जन्म में सब लोग खुशियां मनाते हैं, आनंद मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो जब मैंने कल लड़का के नाम पे गीत गाया था तो आज लड़की के नाम पे कलिया बाई के नाम पे गीत गा दे रहा हूँ। जिसको नाचना है तो नाच ले। ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं गाऊंगा। हाँ, इसी बीच में हमारे सम्माननीय जीआंश दिव्यांश, हमारे सम्माननीय दिव्यांश बागपाले उइके जी हैं, हर्रा ढाना निवासी। इनकी ओर से 51 रुपए की राशि प्राप्त होती है। जोरदार ताली बजाइए। बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि गोंडी कम जानता हूँ। ठीक है, ये बागपाले का मतलब होता क्या है? हिंदी शब्द है कि गोंडी शब्द है? बागपाले मतलब बाग पालने वाले। बाग मारे है, बाग मारे भी नहीं है वो। ठीक है ना, धीरे धीरे बदला है। मैं कर रहा हूँ विचार, अगर सही होता है मान लेना, नहीं हो तो मत मानना। इसका मुझे ऐसा लगता है सही है बाग मर्री। ठीक है ना, बदले हैं लोगों ने। अब आप गोंडी में दिमाग लगाओ, बाग मर्री का मतलब क्या होता है? मर्री यानी बेटा होता है, क्या होता है ना? बाग मर्री का मतलब हुआ बाग का बेटा। तो जो उइके लोग है ना, वो बाग के बेटा इसलिए कहलाते हैं क्योंकि एक बार बोलते हैं उइके लोगों का वंश बेला खत्म होने लगा था। तो जंगल में शेरनी ने उसको दूध पिला पिला के बचाई, उसी समय से इसको बाग मर्री कहते हैं। इसके बाद में हमारी सम्माननीय कृष्णो मर्स कॉलेज है माठिया से, भगत गुरु है खारा गोंदी। उनकी ओर से 52 रुपए की राशि प्राप्त होती है। जोरदार ताली बजा के उनका सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में कलिया बाई का गीत है।